and welcome to Study IQIS. My name is Amrit Upadhyay and you are watching Daily News Report for UPSC. Let's start this bulletin with the headlines. 29th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट होता है ग्लोबल टाइगर डे। टाइगर की कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये दिन। इंडिया ने 1973 में लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर। वेनेजुएला के इलेक्शंस में निकोलस मादुरो की हुई जीत। यूएसए ने इलेक्शंस के ऊपर रेज किए डाउट्स। साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला। और रिलीज हुआ विजन फॉर विकसित भारत एट 2047 एंड अप्रोच पेपर। 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है गोल। इंडिया की होगी 21st सेंचुरी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के साथ हुए हादसे ने हम सबको अंदर तक झकझोर दिया है। मैं और हम में से कई लोग अपने विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में किसी न किसी परीक्षा की तैयारी के लिए जरूर ऐसी जगहों पर रहे हैं। यहाँ रहकर विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि फ्यूचर के सुनहरे सपनों को बुनते हैं, उसे जीते हैं। इस हादसे के बाद उन फैमिलीज की स्थिति को सोचने पर भी रूह कांप जाती है। वो इस दुख को कैसे सह रहे होंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि जिनकी जिंदगी इस दर्दनाक घटना ने छीन ली। ईश्वर इन विद्यार्थियों के परिजनों को इस भयावह सच का सामना करने की ताकत दें। हम उन स्टूडेंट्स को किसी भी हालत में वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस घटना से मिली सबक से भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होंगे। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQIS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए। और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। आइए न्यूज की शुरुआत करें। हर साल 29 ऑफ जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का पर्पस टाइगर कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना है। टाइगर इज एन इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ आवर इकोसिस्टम, बट हंटिंग, हैबिटेट लॉस एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पहले के कंपैरिजन में अब इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है। 2010 में एक न्यूज आई थी कि बाय द 21st सेंचुरी ऑलमोस्ट 97% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इस इंफॉर्मेशन की वजह से 29 ऑफ जुलाई 2010 को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल टाइगर समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। इस ओकेजन पर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने 2022 तक टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करने का रिजोल्यूशन लिया था। इसे T/2 यानी टाइगर x2 नाम दिया गया था। इस दौरान की गई सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। 2010 में ग्लोबल लेवल पर टाइगर्स की पॉपुलेशन सिर्फ 3200 रह गई थी। इन 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड रशिया शामिल हैं। T2 ग्लोबल टारगेट को अचीव करने के लिए CATS यानी कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है। इसे WWF द्वारा प्रिपेयर किया गया है। CATS टाइगर कंजर्वेशन में काम कर रहे किसी भी एरिया के लिए एक वॉलंटरी स्कीम है। इसमें टाइगर कंजर्वेशन के मैनेजमेंट के बेस्ट स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं। इंडिया में टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर स्पीशीज कंजर्वेशन के लिए लॉन्च हुआ अपनी तरह का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 टाइगर रिजर्व्स को नोटिफाई किया गया था। इनमें बांदीपुर, कॉर्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंबोर, सिमलीपाल एंड सुंदरबन शामिल हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38L के तहत NTCA का गठन किया गया है। NTCA का फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है
अभी रिसेंट मन की बात एपिसोड 28 जुलाई को जो एपिसोड रिलीज हुआ, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टाइगर कंजर्वेशन के लिए इंडिया में लोकल लेवल पर चलाए जा रहे कुछ पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स को मेंशन किया था। इनमें राजस्थान के रणथंभौर का कुल्हाड़ी बंद पंचायत बहुत इंटरेस्टिंग है। लोकल कम्युनिटीज ने यहां खुद इस बात की ओथ ली है कि वो कुल्हाड़ी के साथ फॉरेस्ट नहीं जाएंगे और ट्रीज को कट नहीं करेंगे। इसकी वजह से फॉरेस्ट ग्रीन होते जा रहे हैं एंड टाइगर कंजर्वेशन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिमिलरली आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला हिल्स के चेंचू ट्राइब के लोग टाइगर ट्रैकर्स के तौर पर काम करते हैं। ये लोग इस एरिया में इलीगल एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग भी करते हैं। सिमिलरली महाराष्ट्र के तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में बसे गोंड और माना ट्राइब्स के लोगों ने फॉरेस्ट पर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर लिया है सो दैट टाइगर्स कैन गेट मोर स्पेस। ये सभी एफर्ट्स टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए हैं क्योंकि टाइगर्स के इकोसिस्टम की अम्ब्रेला स्पीशीज के तौर पर पहचान है। अम्ब्रेला स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनका कंजर्वेशन इकोसिस्टम की दूसरी स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट टाइगर्स देन दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कैट्स इन द वर्ल्ड। इनमें भी मेल्स में अमूर टाइगर्स आर द लार्जेस्ट सब स्पीशीज एंड सुमात्रा टाइगर मेल्स में स्मॉलेस्ट सब स्पीशीज हैं। फीमेल टाइगर्स यूजुअली अपने मेल काउंटर पार्ट से स्मॉल ही होती हैं। इनका लाइफ स्पैन 10 to 15 ईयर्स का होता है। जेस्टेशन पीरियड ऑफ टाइगर्स इज ऑफ 100 डेज। इसके अलावा जैसे ह्यूमंस में फिंगरप्रिंट्स होते हैं वैसे ही टाइगर्स की बॉडी पर स्ट्राइप्स होती हैं विच आर यूनिक फॉर एवरी टाइगर। टाइगर्स की काउंटिंग इन्हीं स्ट्राइप्स के थ्रू होती है। यू शुड नो कि टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल है बट मदर्स एंड कब्स लिव टुगेदर। टाइगर्स के चिल्ड्रन को कब्स कहा जाता है। टाइगर्स अपनी टेरिटरी में पेट्रोलिंग नहीं करते, मूव नहीं करते, बट वो अपनी टेरिटरी को यूरिन और फीसीज के जरिए कुछ डेज या वीक्स के लिए मार्क करते हैं। इससे दूसरे टाइगर्स को ये पता चलता है कि इस टेरिटरी में कोई और भी टाइगर है। IUCN रेड लिस्ट में टाइगर्स का स्टेटस इंडेंजर्ड है। Nicolas Maduro has become the president of Venezuela for the third time. National Electoral Council of Venezuela के अकॉर्डिंग निकोलस मादुरो को 51% वोट्स मिले हैं। इन रिजल्ट्स को सिर्फ वेनेजुएला के अपोजिशन ने ही क्वेश्चन नहीं किया है बल्कि यूएसए भी इन इलेक्शन रिजल्ट्स पर क्वेश्चंस रेज कर रहा है। यूएसए के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स वेनेजुएला के लोगों की वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं करते। यू शुड नो कि वेनेजुएला में वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स प्रेजेंट हैं। एक समय ये कंट्री लैटिन अमेरिका की मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, बट एवर सिंस निकोलस मादुरो पावर में आए कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन वहीं से खराब होने लगी। देखिए, वेनेजुएला की इकोनॉमी में ऑयल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑयल प्राइसेस गिर गए, हाइपर इन्फ्लेशन 1,30,000% से ज्यादा हो गई। इसकी वजह से सोशल अनरेस्ट हुआ एंड लार्ज स्केल पर लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट पर लोकेटेड है। ओरिनोको रिवर कंट्री को डिफरेंट टोपोग्राफीज एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स में डिवाइड करती है। लेक मराकाइबो वेनेजुएला में ही लोकेटेड है। ये कंट्री अपने बॉर्डर्स ब्राजील, गुयाना एंड कोलंबिया से शेयर करती है। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स वेनेजुएला में ही लोकेटेड है। नीति आयोग ने विजन फॉर विकसित भारत एट 2047 एन अप्रोच पेपर रिलीज कर दिया है। इस पेपर के अकॉर्डिंग इंडिया को 2047 तक $18,000 पर कैपिटा इनकम के साथ $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का प्रयास करना होगा। इन फिगर्स के साथ ही इंडिया डेवलप्ड नेशंस में आ जाएगा, उस कैटेगरी में आ जाएगा। इसके लिए जीडीपी फिगर्स में 9 टाइम्स एंड पर कैपिटा फिगर्स में 8 टाइम्स का इंक्रीज लाना होगा। इस पेपर में डेवलप्ड इंडिया की डेफिनेशन भी मेंशन की गई है। डेवलप्ड इंडिया का मतलब एक ऐसा इंडिया जिसकी सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इसे एक रिच हेरिटेज वाले डेवलप्ड नेशन के रूप में एस्टैब्लिश करेंगे, जो नॉलेज की फ्रंट लाइन पर काम करने में कैपेबल होगा। अगर इस पेपर पर भरोसा करें तो डेवलप्ड इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज के सभी स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक हाई इनकम कंट्री की एनुअल पर कैपिटा इनकम $14,005 से ज्यादा होती है। इंडिया 2047 तक हाई इनकम कंट्रीज की लिस्ट में इंक्लूड होने का टारगेट रखता है। वी ऑल नो कि 2047 तक इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है। इस पेपर के अकॉर्डिंग इंडिया को मिडिल इनकम के ट्रैप से बाहर निकलने की जरूरत है। इस पेपर में कुछ चैलेंजेस भी मेंशन किए गए हैं जिन्हें रिजॉल्व करने की जरूरत होगी। इनमें मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स में कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना होगा। रूरल एंड अर्बन इनकम के गैप को ब्रिज करने जैसे कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी शामिल हैं।
दिस पेपर स्टेट्स दैट इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना होगा। अगर हम इस पेपर पर भरोसा करें तो इंडिया हिस्ट्री के उस पॉइंट पर है जहां से 21st सेंचुरी इंडिया की हो सकती है। इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है कि उसकी ग्लोबल लेवल पर एक डेवलप्ड नेशन बनने की एस्पिरेशन फुलफिल हो सकती है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने कुछ स्टेट्स में गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं, कुछ स्टेट्स में गवर्नर्स को रीशफल भी किया गया है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार हैज बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ झारखंड। सीपी राधाकृष्णन जो पहले झारखंड के गवर्नर थे, अब उन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ असम। उन्हें मणिपुर का एडिशनल चार्ज भी मिला है। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। जिष्णुदेव वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ तेलंगाना। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। गवर्नर की पोस्ट इंडिया में स्टेट एग्जीक्यूटिव का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 में स्टेट्स के लिए गवर्नर का प्रोविजन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जैसे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किए हैं। गवर्नर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है। हाउएवर 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि गवर्नर की पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत दिया गया कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 156 के अकॉर्डिंग गवर्नर का टेन्योर 5 इयर्स का होता है। हाउएवर गवर्नर अपनी पोस्ट पर प्रेसिडेंट के प्लेजर तक बने रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर के पास टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं होती और उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कभी भी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। आर्टिकल 157 में गवर्नर के पोस्ट की क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। गवर्नर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही और शी शुड हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज। इसके अलावा गवर्नर की पोस्ट के लिए कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। बट गवर्नर के अपॉइंटमेंट के समय सरकारी या कमीशन की रिकमेंडेशंस को कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर का अपॉइंटमेंट जिस स्टेट में हो रहा है वो इंडिविजुअल उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, सो दैट द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट लोकल स्टेट पॉलिटिक्स से इंडिपेंडेंट रख सके। इसके अलावा गवर्नर के अपॉइंटमेंट के समय प्रेसिडेंट कंसर्न्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं ताकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इजीली हैंडल किया जा सके। यू शुड नो कि चीफ मिनिस्टर स्टेट की इलेक्टेड गवर्नमेंट से आते हैं। गवर्नर सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं तो वहां गवर्नर एंड सीएम में ज्यादा डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नर को ऑलमोस्ट सभी पावर्स को चीफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही एक्सरसाइज करना है, पैरेलल गवर्नमेंट रन नहीं करनी है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 157 के प्रोविजंस को रिवाइव करने की जरूरत है सो दैट गवर्नर की पोस्ट के लिए कुछ क्राइटेरियाज फिक्स हो सके। प्रेजेंटली तो किसी पार्टी के लिए एक स्टेट में पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने वाला व्यक्ति दूसरे स्टेट का गवर्नर अपॉइंट हो जाता है। इस तरह की प्रैक्टिस किसी पोस्ट के इंडिपेंडेंस को लिमिट कर देती है। यू शुड नो कि यूजुअली देयर इज ओनली वन गवर्नर फॉर ए स्टेट। हाउएवर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक ही इंडिविजुअल को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज गिल्ड्स। गिल्ड्स की एंशिएंट इंडिया की इकोनॉमी में स्पेशल इंपॉर्टेंस थी। इन ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेडर्स के द्वारा उनके बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए फॉर्म किया जाता था। गिल्ड्स का अपने मेंबर्स पर जुडिशियल राइट होता था एंड मेंबर्स के वेजेस, वर्क करने के रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस, इन सब को गिल्ड्स ही डिटरमाइन करते थे। एवरी गिल्ड हैड इट्स ओन चीफ। गिल्ड्स की फंक्शनिंग में किंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। गिल्ड्स अपने रूल्स खुद बनाते थे। चलिए देखें रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ई उपहार पोर्टल लॉन्च किया। ये एक ऑक्शन पोर्टल है। इसके जरिए प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को वेरियस ओकेजन्स पर मिलने वाले सेलेक्टेड गिफ्ट्स को ऑक्शन किया जाएगा। इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ज्वाइंटली डेवलप किया है। इसके फर्स्ट फेज में करीब 250 गिफ्ट्स को ऑक्शन किया जाएगा। इसके लिए बिडिंग 5 अगस्त से 26 अगस्त तक ओपन रहेगी। ऑक्शन के रिसीव हुई इनकम को
नीडी चिल्ड्रन को हेल्प के लिए डोनेट किया जाएगा। इंडिया ने एक वॉर लाइक सिनारियो में रशिया से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया। इस एक्सरसाइज में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहा। यू विल बी सेटिस्फाइड टू नो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट की गई एक एक्सरसाइज में S-400 सिस्टम ने 80% एनिमीज को किल कर दिया एंड रिमेनिंग 20% को उनका मिशन अबॉर्ट करने के लिए फोर्स किया। यू शुड नो कि इंडियन एयरफोर्स ने रशियन S-400 का नाम लॉर्ड कृष्णा के पावरफुल सुदर्शन चक्र के नाम पर सुदर्शन रखा है। इंडिया ने थाईलैंड के बैंकॉक में ऑर्गेनाइज हुई एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ADPC मीटिंग में ADPC के चेयरमैनशिप अज्यूम की। इंडिया की चेयरमैनशिप 2024-25 के लिए होगी। ADPC 1986 में एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एस्टेब्लिश हुआ था। ये एशिया पैसिफिक रीजन में नेचुरल हजार्ड्स एंड क्लाइमेट चेंज के एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स को एड्रेस करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स में चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड के बैंकॉक में लोकेटेड है। इंडियन विमेन शूटर मनु भाकर का इंडिया की तरफ से पेरिस ओलंपिक्स में फर्स्ट मेडल जीतना किसी हिस्टोरिकल इवेंट से कम नहीं है। 10 मीटर्स एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने 221.7 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा शूटिंग में इंडिया के लिए मेडल जीतने वाली वो फर्स्ट विमेन भी बन गई हैं। इससे पहले रमिता जिंदल ने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल्स में जगह बनाई थी। मनु भाकर का मेडल इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इंडिया ने आफ्टर 12 इयर्स शूटिंग में मेडल जीता है। इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस 2004 में मेंस डबल ट्रैप में सिल्वर मेडल के साथ शूटिंग में इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग में इंडिया का एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में शूटिंग की डिफरेंट कैटेगरीज में विजय कुमार एंड गगन नारंग ने रेस्पेक्टिवली सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहे 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 25 न्यू साइट्स को इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड की गई इन साइट्स में से 19 साइट्स को कल्चरल हेरिटेज साइट्स के तौर पर इंक्लूड किया गया। 4 हैव बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल कैटेगरी एंड 2 साइट्स वर एडेड इन द मिक्स्ड कैटेगरी। इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग को होस्ट कर रहा है। ये मीटिंग वर्ल्ड हेरिटेज से रिलेटेड सभी मैटर्स के मैनेजमेंट एंड वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड की जाने वाली साइट्स को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। Now it's time to see questions based on the bulletin. The first question is, what is Sudarshan 400? Air defense missile system, submarine, warship or battle tank? Second question is, Lake Maracaibo is located in which country? Russia, China, Venezuela or USA? Let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, recently Moidams have been included in the list of UNESCO World Heritage Sites. It belongs to which of the following dynasties? Mughal, Ahom, Chalukyas or Chola? Correct answer is option B, Ahom. Second question was, which of the following countries has not been affected by the recent typhoon Gemi? Philippines, China, Taiwan or India? And the correct answer is option D, India. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ।